हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट चिक में। आज हम भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें 1773 का मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम विचार करेंगे। ठीक है, तो आइए आपका समय लिए बिना इसको हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, संवैधानिक जो मतलब भारत का संवैधानिक विकास है, ये मतलब ब्रिटिश काल में ही हुआ है। कुछ कंपनीज के काल में हुआ, कंपनीज शासन में हुआ, कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के काल में हुआ, शासन के काल में हुआ। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। पहले पृष्ठभूमि देखते हैं कैसी मतलब इसकी जरूरत क्यों थी। ठीक है, 19 क्या बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 के विनियम अधिनियम को, ठीक 1773 के विनियम अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए पेश किया था। ठीक है, पेश किया था। तो क्या था, क्या करने के पेश किया था, नियंत्रित करने के लिए। ठीक, जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, मतलब वहाँ इंग्लैंड की जो संसद है, उसने जो मतलब बंगाल में जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, इसके क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए किया था, पारित किया था। ठीक है, नियंत्रित के पारित किया था। ठीक, फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जो मतलब ये जून 1773 में ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1773 में। जो ये मतलब रेगुलेटिंग एक्ट है वो जून 1773 में ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। ठीक, यह पहली संसदीय अनुसमर्थन प्राधिकरण था। ठीक है, मतलब ये मतलब इस इंडिया में कंपनी के प्रति ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कोई कानून था। ठीक है, इस कंपनी पे मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार कोई कानून पेश की थी, कोई बिल पेश की थी। ठीक, जिसने भारतीय संपत्ति के संबंध में, देखो भारतीय संपत्ति के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार और शक्तियों को परिभाषित किया। जिसने मतलब क्या हुआ, जो इंडिया में वो जो ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, व्यापार के साथ साथ जो कुछ हमारी रियासतों पर कब्जा कर रहे थे, तो उस कब्जे को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति, उसके अधिकारों को परिभाषित किया गया इस एक्ट में। ठीक है, इस एक्ट ने मतलब जो ये अधिनियम है उसको कहीं ना कहीं परिभाषित करने का कोशिश किया। ठीक, तो देख रहे हैं इसके पारित करने के कारण क्या थे। ठीक है, क्यों इसको मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पारित किया। ठीक, तो ये देखते हैं। ठीक, देखिए बात यह है कि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो गंभीर वित्तीय संकट में थी। 1772 मतलब 1772 में इसने ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगा था। ठीक है, मतलब इसकी कंपनीज तो जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उतने उसमें घाटे में चल रही थी और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मतलब ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगा। ठीक, कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना। ठीक, जो इसमें कंपनी जो उसमें मेंबर्स काम के स्टाफ लोग थे, वो बहुत ही भ्रष्ट लोग थे, मतलब वो भ्रष्टाचार को मतलब बढ़ावा दे रहे थे, जिससे कंपनी को लॉस हो रहा था, घाटा हो रहा था। ठीक है, और उसी समय बंगाल में अकाल पड़ी हुई थी। ठीक, इससे मतलब एक बहुत बड़ी आबादी, क्या हुआ उस आबादी का उसमें देहावसान हो गया। ठीक है, ये मतलब अकाल बहुत ही भयानक अकाल था, जिससे भी मतलब जनता मतलब कंपनी के मतलब व्यापार पे भी हुआ नुकसान हुआ, तो इसलिए उसको घाटा का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर ने रॉबर्ट क्लाइव का दोहरा प्रशासन, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव का जो दोहरा प्रशासन था, जो मतलब दोहरा प्रशासन ये बहुत ही मतलब मतभेद उत्पन्न करता था, जनता को समझ नहीं आता था। इसे अभी इसको थोड़ा समझना चाहिए, रॉबर्ट क्लाइव का दोहरा प्रशासन क्या था। जो रॉबर्ट क्लाइव का दोहरा प्रशासन है, ठीक, इस प्रणाली के अनुसार क्या था, मतलब जो कंपनी के पास बंगाल में दीवानी अधिकार थे। ठीक, जो मतलब जो उसको बक्सर की लड़ाई के बाद प्राप्त हुए थे। ठीक है, कंपनी के मतलब क्या पास थे, उसके पास दीवानी लड़ाई थे। और नवाब के पास जो मुगल सम्राट के रूप में निजामत का अधिकार रखते, ठीक, जो मुगल सम्राट के रूप में नवाब लोग होते थे, उनके पास मतलब निजामत मतलब न्यायिक और पुलिस अधिकार थे। ठीक, मगर वास्तव में क्या था कि जो दोनों शक्ति थी, इनको कंपनी के साथ निहित किया गया था, मगर इससे मतलब लेके बहुत ही कंफ्यूजन उत्पन्न होता था। ठीक है, लोग जनता इसे समझ नहीं पाती थी, इसलिए हर हर जगह कंपनी को उसका उपेक्षा सहना पड़ता था। ठीक, लोग मतलब इसका इनकार कर रहे थे इसको लेकर। ठीक है, और जो कंपनी थी हमेशा अपने राजस्व को ही बढ़ाने के चक्कर में रहती थी। ठीक, फिर क्या हुआ 1769 में, ठीक 1769 में मैसूर में हैदर अली से कंपनी का हार हुआ। ठीक है, हैदर अली से कंपनी का हार हुआ। इसने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित किया कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके प्रति रूल बनाना चाहिए। ठीक, अब ये मतलब 1700 उसका बैकग्राउंड देख लिया आपने। अब देखते हैं अधिनियम के बारे में। ठीक है, अधिनियम के बारे में देखते हैं क्या उसमें था। ठीक, जो 1700 का अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें था, इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति
क्या भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति तो दे दी, ठीक। इसने पूरी तरह उसके शासन सत्ता पर कब्जा नहीं किया, ठीक, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग है, ठीक। इसमें मतलब जो कंपनी कामकाज कर रही है उस सब मतलब इसमें एक तरह से पारदर्शिता लाने की बात की, ठीक है। जो काम कर रहे हैं उसको क्या करें, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसको इससे अवगत कराएं, ठीक। जो भी काम कंपनी कर रही है इसका सूचना उनको देना चाहिए, ऐसा मतलब ये इस प्रकार का प्रावधान कर रही थी, ठीक है। इसने पूरी तरह सत्ता पर कब्जा नहीं किया, ठीक है ना। इसने मतलब सत्ता को मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकारों को पूरी तरह नहीं ले लिया, ठीक। पूरी तरह उसके अधिकार को नहीं लिया, बस उस कब्जा नहीं किया, कुछ मतलब कुछ ही पे कब्जा किया, ठीक। उनको मतलब सिर्फ इसलिए बाध्य किया कि ये मतलब जो काम करे उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को इसका जवाब दें, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विनियमन कहते हैं, ठीक। इसीलिए इसे विनियमन कहते हैं, ठीक, रेगुलेटिंग कहते हैं, ठीक। कंपनी डायरेक्टरों को ब्रिटिश संसद ने कंपनी राजस्व दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित मामलों से अवगत कराने का निर्देश है। देखिए, कंपनी के डायरेक्टर थे उसको ब्रिटिश संसद ने कंपनी के राजस्व दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित सभी मामलों से ब्रिटिश संसद को अवगत कराने का निर्देश दिया, ठीक। सब मामलों से, कंपनी का राजस्व मामला हुआ, दीवानी मामला हुआ, सैन्य मामला हुआ, इस सबसे क्या बोला कि इस सब संबंधित मामलों में आपको ब्रिटिश संसद से क्या करना होगा, संसद को अवगत कराना होगा, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम द्वारा 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक। इस न्यायालय क्या हुआ, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में, ठीक। इस न्यायालय में प्रारंभिक तथा अपीलीय अधिकार के क्षेत्र थे, ठीक। प्रारंभिक और अपीलीय अधिकार के क्षेत्र थे, ठीक है। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, ठीक। एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, ठीक है। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, ठीक है। ठीक है, बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसने गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए, ठीक। जो प्रशासक मंडल था उसमें गवर्नर जनरल थे और 4 अन्य उसमें पार्षद नियुक्त किए गए, ठीक। ये पार्षद सैन्य तथा नागरिक प्रशासन से संबंधित मतलब संबंध जो ये मतलब पार्षद थे वो सैन्य और नागरिक प्रशासन से संबंधित आदमी थे, जिसमें उनको पार्टिसिपेंट के लिए भाग दिया मतलब भागीदार बनाया गया था, ठीक है। और मगर जो उसमें जो निर्णय आता था वो बहुमत के आधार पर आता था, बहुमत के आधार पर आता था, ठीक है। इस जो निर्णय था उसको बहुमत के आधार पर। तो आपने देखा कि मतलब जो प्रशासक मंडल था उसमें जो प्रशासक ये मंडल था इसमें 4 लोग थे, 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे और चारों कहाँ से थे, नागरिक और सैन्य प्रशासन से संबंधित थे और जो निर्णय होता था वो बहुमत के आधार पर लिया जाता, ठीक है। तो उसके बाद आखिर देखते हैं जो मतलब इसमें कानून बनाने का अधिकार था, जो कानून को बनाने का अधिकार था वो गवर्नर जनरल समेत उसकी परिषद को दे दिया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल समेत उसकी परिषद को दिया गया था। परंतु इन कानूनों को लागू करने से पहले, ठीक, जो गवर्नर जनरल का परिषद जो कानून बनाती थी उसको लागू करने से पहले ब्रिटेन में मतलब इंग्लैंड में वहां पे जो भारत सचिव नियुक्त किए गए थे उनकी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। मतलब एक तरह से गवर्नर जनरल को बाध्य कर दिया गया कि मतलब ब्रिटिश जो यहाँ पे जो कंपनी शासन कर रही है वो कोई भी अगर रूल पास कर रही है यहाँ पे जनता को शासित करने के लिए तो उसको सबसे पहले क्या होगा, उसको भारत सचिव जो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में नियुक्त हुए हैं भारत के सचिव के रूप में उनको उनसे अनुमति प्राप्त करनी होगी। मतलब जब आप अनुमति प्राप्त करना होगी तो पहले आपको ब्यौरा देना होगा उनको। तो मतलब आप जितने भी काम कर रहे हैं उनका पहले उनसे ब्यौरा लिया जाता था, ठीक, तभी वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, ठीक। और जो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, जो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो मतलब कानून बनाने का अधिकार था गवर्नर जनरल को दे दिया। मतलब ये इस युद्धों में एक तरह से मतलब इसमें जो कंपनी थी उसको बाध्य कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब बाध्य करने का काम किया कि जिससे वो हर एक मतलब जो भी कानून बनाए नियम बनाए उस सबसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अवगत कराए, ताकि मतलब जैसे कि उतने समय ये था कि कंपनी को जो लॉस हुए थे वो फिर उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऋण के लिए मतलब वो अप्लाई की, उन सबको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा होगा कि मतलब ये कंपनी अब कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे करप्शन हो जा रहा है, जिससे भविष्य में रेगुलेट करना जरूरी हो गया। तो ये सेशन खत्म होता है। अब ये दूसरा पार्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बाद आगे का एक्ट लेके आएंगे। तो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। धन्यवाद।